गुड आफ्टरनून बच्चों, बैठ जाइए। राधे राधे सर। जय हो जय हो। राधे राधे सर। राधे राधे। राधे राधे। गुड आफ्टरनून, बैठ जाइए बच्चों, शुरू करते हैं डिस्कशन। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। बच्चों कल मैंने कुछ आपको होमवर्क दिए थे, करे हैं क्या आप लोगों ने सवाल? लास्ट में जाते तो मैंने कुछ लिख दिए थे बोर्ड पे, नहीं करे हैं तो उनको कर लीजिएगा, और कर लिए हैं तो हम लोग। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे। मुझे लग नहीं रहा बच्चों आप लोगों ने किए हैं। गुड आफ्टरनून। ठीक, आइए बच्चों, जहां से डिस्कशन हम लोगों ने। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार भैया, नमस्कार। प्रणाम। किसका कैमरा? बलिया पाठशाला का। अरे तुम लोग कर दिए हो क्या? खुद से हुआ है। राम राम राम। बैठी। तो सत श्री अकाल, राधे राधे। बच्चों कल कुछ सवाल दिए थे मैंने, अगर आप लोगों ने नहीं किए हैं तो वो कल के नोट्स में हैं, आप वो सवाल जरूर कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए आपके। अच्छा कर लिए हैं क्या? अरे वाह, गुड गुड गुड। तो मैं बच्चों जिन लोगों ने नहीं किया है वो मैं एक बार आपको सवाल वो लिख देता हूं, है ना, एक बार कर लेते हैं उनको। आंसर्स मैच हो जाएंगे, एग्जैक्टली। ठीक, तो पहला सवाल बच्चों कुछ इस तरह से था कि जो लोग नहीं किए बच्चों मेरे साथ कर लीजिए, ठीक है। ये कोलिजन वाले सवाल अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं। 2 मीटर पर सेकेंड, 4 kg और 2 kg 3 मीटर पर सेकेंड। बोलिए बेटा। आवाज नहीं आ रही बच्चे, आप कट रही आवाज। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है। वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालना था। आइए बच्चों, हाँ बोलिए। क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम आ रही थी उसमें? अच्छा ऐसा है। ओके, चलिए मुझे पता नहीं था, मैं बता दूंगा उन लोगों को, ठीक है। ठीक ठीक, मैं एक बार बता दूंगा उनको। दो आपने चीजें बताई, स्क्रीन बहुत छोटी थी और मैसेज के लिए क्या बोला कि आपने पिन हो जा रहा था मैसेज। ठीक, आइए। तो बच्चों ये सवाल था, कल मैंने ये होमवर्क दिया था, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दिया है, पहले इनिशियल वेलोसिटीज दी हैं और आपको कोलिजन के बाद वेलोसिटीज बतानी है। बच्चों देखिए, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि फॉर्मूले से आप कर लीजिए, फॉर्मूले आपकी बहुत जगह हेल्प करेंगे। जैसे मुझे टकराने के बाद V1 V2 बताना है, तो बच्चों V1 और V2 दोनों का आप लिखिए। जैसे V1 है बच्चों तो पहले यहाँ पे V1 है तो U1 लिख लीजिए, यहाँ V2 है तो U2 लिख लीजिए, यहाँ पे U1 लिख लिया है तो U2 लिख दीजिए, यहाँ पे U2 लिख दिया है तो U1 लिख लीजिए, बीच में प्लस, ठीक है। और डिनोमिनेटर में सब जगह M1 प्लस M2 आएगा, M1 प्लस M2, ठीक है। ये याद करने का तरीका बच्चों, M1 प्लस M2, यहाँ पे भी M1 प्लस M2, ठीक है। U1 है तो यहाँ पे M1 टाइम्स 1 प्लस E आ जाएगा, यहाँ पे U2 है तो M2 टाइम्स 1 प्लस E आ जाएगा। यहाँ U1 है तो M1 माइनस E M2 कर लीजिएगा,
यहाँ पे U2 है तो M2 माइनस EM1 कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूरा लिखना पड़ेगा बच्चों। उसके बाद V1 V2 निकालना है, जैसे मुझे V1 निकालना है तो V1 बराबर U1 बच्चों 2 मीटर पर सेकंड है तो पहले लिख दीजिए M1 4 माइनस, सर बोलिए बेटा। सर हमारी क्लास के बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आगरा पाठशाला, आगरा पाठशाला ओके ओके, सीआई भी नहीं है हमारी क्लास में। अच्छा अच्छा। भैया आगरा पाठशाला हल्ला गुल्ला ना करें, मैं मैसेज डालता हूँ, CI आएंगे, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, आप लोगों से थोड़ा सा है ना, आप लोग प्लीज मत किसी को डिस्टर्ब करिए, और अगर आपका पढ़ने का नहीं है मन, कोई बात नहीं, तो दूसरों का कम से कम डिस्टर्ब ना करिए। आप बैग उठा के जा सकते हैं, लेकिन किसी और का डिस्टर्ब मत करिए, ये बहुत गलत है। ठीक, तो ये बच्चों वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। U1 M1 माइनस ई की वैल्यू 1/2 दी है, M2 2 किलो डिवाइड बाय M1 प्लस M2, दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, 4 और 2 6, ठीक है, प्लस U2 बच्चों -3 रखेंगे पीछे की तरफ है, ठीक है, और यहाँ पे आ गया M2 इंटू 1 प्लस ई। M2 है 2 किलो और 1 प्लस ई करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1/2 3/2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 तो 6 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों, ये 4 में से एक जाएगा 3, 3 दूनी 6, 6 डिवाइड बाय 6 प्लस -3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बच्चों बचेगा 3/6 यानी 1/2, तो बच्चों 1 माइनस 3/2, तो बच्चों आंसर आ जाएगा -1/2 मीटर पर सेकेंड। यानी टकराने के बाद जो पहला वाला पार्टिकल है वो बैकवर्ड्स जाएगा विद 1/2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से बच्चों आप V2 की वैल्यू निकालेंगे, मैं एक बार V2 भी निकाल देता हूं। V2 बराबर U2 है हमारे पास -3, ब्रैकेट में देखिए M2 माइनस ई M1, M2 है बच्चों 2 माइनस ई है 1/2, M1 है 4 डिवाइड बाय 6। देख लीजिएगा बच्चों, है ना, कहीं पे आपको ऐसा लग रहा हो कि सर ये चीज नहीं होनी चाहिए तो आप बता दीजिएगा। U1 की वैल्यू, U1 है 2, और उसके बाद चाहिए M1 टाइम्स 1 प्लस ई, तो M1 है 4 और 1 प्लस ई हो जाएगा 3/2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा, 2 माइनस 2 तो पहला वाला टर्म तो 0 हो गया, प्लस 2/6 तो ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा, और ये कैंसिल होगा 3 से कैंसिल होगा 2, तो केवल 2 बचेगा, तो V2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, यानी टकराने के बाद ये 2 मीटर पर सेकंड से जाएगा। ये आंसर्स आएंगे बच्चों। बिल्कुल सही है बच्चों, ये आंसर्स आ जाएंगे। फॉर्मूले याद रखिएगा बच्चों, बहुत जगह आपको मदद करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये बच्चों जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कल के जो नोट्स हैं उसमें हैं, आप प्लीज कर लीजिएगा इसको। काइनेटिक एनर्जी का लॉस निकालेंगे तो हाफ रेड्यूस्ड मास मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम, तो प्रोडक्ट 8 सम 10, सॉरी प्रोडक्ट 8 सम 6, प्रोडक्ट 8 सम 6 इंटू वी रिलेटिव, देखिए दोनों की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जुड़ जाएंगी, 3 और 2 5, तो वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू बच्चों 1/2 तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 तो बच्चों बन जाएगा 5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6, और ये बचेगा 1 माइनस 1/4 तो ये बन जाएगा 3/4, कैंसिल करेंगे तो 2, तो बच्चों 125/8 इतना लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा, 125/8। बोलिए बेटा, कंप्लीट होगा कि 10 होगा? कहाँ पे मैंने गड़बड़ करा?
ओके ओके, मैं फिर से चेक करता हूँ। सर हाँ हाँ बोलिए। सर यहाँ पर vi is equal to 2 ब्रैकेट 4 minus 1 by 2 अगर सर ये सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ 6 कैसे आएगा? 4 to the 8 नहीं होगा? कौन से वाले में, V1 या V2? v1 में सर, V1 में लास्ट सेकंड सर, यस सर ये, हाँ, यस सर। तो ये 2 है और 4 माइनस 1 तो बेटा 3 आएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 6, सही तो है? सही है सर। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली। तो चलिए लॉस निकालेंगे तो हाफ रिड्यूस्ड मास प्रोडक्ट अपॉन सम, प्रोडक्ट हो जाएगा 8, सम है 6, प्रोडक्ट अपॉन सम इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर, तो दोनों एक दूसरे के साइड हैं, तो वी रिलेटिव का स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ई की वैल्यू 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से कैंसिल कर देंगे 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2 3, तो ये बन जाएगा 2/3, 25, 1 माइनस 1/4, तो ये बन जाएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 25/2 जूल। चेक कर लीजिएगा बच्चों कैलकुलेशन। तो ये पूरा प्रोसेस होगा। कुछ और मैं आप लोग को अभी क्लास में प्रैक्टिस कराता हूं, क्योंकि थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने शायद नहीं किया है। बच्चों एक सवाल, हाँ लिखिए लिखिए लिखिए। V1 V2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए बच्चों की जो भी होगी यहाँ पे विद डायरेक्शन आप रखिएगा, U1 U2 की वैल्यूज डायरेक्शन के साथ रखना है। राइट साइड जा रहा है तो प्लस, लेफ्ट साइड जा रहा है तो माइनस। बच्चों किसी ने ऐसा कोई बच्चा हमारे यहाँ जो सॉल्व किया और आंसर मैच कर रहा हो, बता सकते हैं? आइए बच्चों इसी से मिलता जुलता एक और सवाल कराता हूं मैं आपको। तो इसमें इन्होंने सारी चीजें पूछ ली थी, V1 V2 लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये सवाल देखिए, इसमें केवल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन पूछा हुआ है। तो एक बार आप करिए बच्चों सवाल और बताइए मुझे आंसर। एक मिनट का समय बच्चों, करिए और बताइए। बच्चों और किसी का आया है आंसर? कुछ सेकंड्स और वेट करते हैं, चलिए कर लीजिए, जिनका भी आ जाए मैच करके बता सकते हैं।
आफ्टर कोलिजन बोथ बॉल्स मूव टुगेदर। तो बच्चों इसमें इस लाइन पढ़ के आपको ये समझ जाना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसका 0 होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। बच्चों और कोई आंसर बताना चाहेगा? सर 60 जूल आ रहा है। 60 आ रहा है। केवल 2 बच्चों ने आंसर किया भाई। ऐसा मत करिए बच्चों, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 दिया है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन पूछा गया है। तो बच्चों लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ऑलरेडी। हाफ रिड्यूस्ड मास लिख दीजिए, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 2 और 3, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 6, सम है 5, ये रिड्यूस्ड मास हो गया, इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। तो कह रहा है कि मेटल बॉल 2 किलो की है, 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, स्टेशनरी बॉल है दूसरी, यानी बच्चों एक 36 किलोमीटर पर आवर, 36 का मतलब हो गया 5, 18, 10 मीटर पर सेकंड बच्चों एक बॉल मूव कर रही है, और हाँ दूसरी बॉल स्टेशनरी है, रेस्ट पे है। तो वी रिलेटिव बच्चों यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100, तो हाफ म्यू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। चूंकि दोनों साथ में मूव कर रही हैं, इसका मतलब कोलिजन जो हुआ है बच्चों परफेक्टली इनइलास्टिक है ना, कोई भी डिफॉर्मेशन के बाद रिफॉर्मेशन हुआ ही नहीं है। तो कभी भी साथ में मूव करते हुए दिखें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 कर लीजिएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते तो 5 2 10 बच्चों 60 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों थोड़ा बताइए कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठाइए तो मुझे आइडिया लग जाएगा क्या सीन है चल रहा है। सही था सर। ठीक ठीक। बच्चों जिनका गड़बड़ है देख लीजिए और पूछ लीजिए कुछ पूछना चाहें तो। और देखिए एक सवाल करते हैं, इसमें जो मैंने फॉर्मूला लगाया बच्चों वो हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अच्छा इसमें देखिए कल एक बच्चे ने पूछ दिया था कि सर के टकराने के बाद लिखेंगे, नहीं टकराने से पहले वाली लिखेंगे, है ना, टकराने के पहले। टकराने के बाद वाली तो जनरली सवाल में पूछते हैं, दिया रहेगा आपको टकराने से पहले, तो टकराने से पहले लिखना है आपको वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। आइए बच्चों अगला सवाल। क्या क्या सवाल में दिया है बच्चों, क्या पूछा गया है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, V1 का लगेगा, V2 का लगेगा। बच्चों आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप हेल्प ले सकते हैं, है ना, बट कोशिश करिए कि खुद से लिख लीजिए। बच्चों 1 मिनट और वेट करता हूं फिर डिस्कशन करेंगे। किसी का आंसर आ गया हो बताना चाहे तो बता सकते हैं।
बच्चों कुछ मैच कर रहा है क्या? सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ओके। चल बच्चों थोड़ा सा बताता हूं, और देखिए बच्चों कहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कहाँ पे अगर आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, या क्या चीज, क्या दिक्कत आ रही है आपको, आप पूछ सकते हैं। सी ऑप्शन आ रहा है, ओके। कह रहा दो बॉल हैं ए और बी, मासेस एम और 2m रेस्पेक्टिवली कोलाइड विद ईच अदर। तो जो एक मास m ले लेते हैं और एक मास 2m। बॉल ए मूव्स विद स्पीड ऑफ 150 मीटर पर सेकंड एंड कोलाइड्स विद बॉल बी। तो ये 150 मीटर पर सेकंड से मूव करके बी से कोलाइड कर जाती है, ठीक है, ओके। विद बॉल बी मूविंग विद v इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये v स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है। आफ्टर कोलिजन a comes to rest and coefficient of restitution is 1, then the speed of the ball b before it collides। तो बोला है बच्चों कि कोलिजन के बाद जो a है वो रेस्ट पे आ जाते हैं। तो देखिए आपको सवाल पढ़ने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि जो a है वो रेस्ट पे आ रही है ना। तो जैसे आप मान लीजिए a को v1 बोल देते हैं, ठीक है, तो ये बच्चों आपका u1 हो जाएगा, ये u2 हो जाएगा। आपसे u2 सवाल में पूछा गया है, इसको आप रेस्ट में, तो यानी v1 एक पहला वाला रेस्ट में, तो आपको केवल v1 का फॉर्मूला लिखना है। तो v1 बराबर u1 प्लस u2, ब्रैकेट में बच्चों दोनों में डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आएगा। इनफैक्ट जो चार बनते हैं सब में m1 प्लस m2 आएगा, मतलब v1 में जो दो ब्रैकेट बनते हैं उनमें भी m1 प्लस m2, जो v2 में दो ब्रैकेट बनेंगे उनमें भी m1 प्लस m2। चूंकि यहाँ पे u1 है तो आप लिखिएगा m1 माइनस em2, चूंकि यहाँ पे u2 है तो यहाँ पे लिखिएगा m2 टाइम्स 1 प्लस e। सवाल में बोला गया है v1 0 हो जाता है, u1 की वैल्यू बच्चों 150 दे रखी है पॉजिटिव, ठीक है, ये m है ये 2m है, तो m माइनस ई टाइम्स m2, ई की वैल्यू 1 बच्चों सवाल में दे रखा है, तो m माइनस 2m रखा है, m1 प्लस m2 यानी 3m प्लस u2। u2 के बारे में बच्चों कुछ इसके बारे में पूछा गया है, तो माइनस v है, लिख दीजिए माइनस v, और m2 का मतलब हो गया 2m, ब्रैकेट में 1 प्लस ई, ई की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस ई बच्चों 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 यानी 3m। 0 बराबर, इसको कैंसिल करिए बच्चों, ये हो जाएगा 50, m माइनस 2m माइनस m बचेगा, तो माइनस m से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये बचेगा माइनस 50 प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस 4mv। कैलकुलेशन देखते रहिएगा बच्चों, माइनस 4mv और डिवाइडेड बाई 3m, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 50 बराबर लिख लीजिए, 50 बराबर माइनस 4v बाय 3, तो बच्चों 150 डिवाइडेड बाई 4 37.5। ये सही आ रहा है। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ बेटा। v1 की वैल्यू, u1 की वैल्यू 50 है, 150 है, ठीक है, m1 माइनस ई m2, बच्चों कैलकुलेशन आप लोग भी देख लिएगा, m है m1 है m, e की वैल्यू है 1 माइनस m2 डिवाइड बाय 3m। u2 मैंने माइनस v माना है क्योंकि बोला गया v इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस v, और m2 की वैल्यू 2m, 1 प्लस e रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा डिवाइड बाय 3m। नहीं 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 नहीं, v पूछा गया है ना सवाल में, तो इसको कैंसिल करेंगे 3 से तो 50 बनेगा, m माइनस 2 m करेंगे तो माइनस m बनेगा, तो माइनस 50m तो माइनस 50 हो जाएगा, और ये माइनस 4mv डिवाइड बाई 3m, तो माइनस 4v बाई 3 आ जाएगा, तो 50 बराबर माइनस 4v बाई 3 150 बाई 4 आ रहा है यार, 37.5 हाँ 150 बाई 4 37.5 आ रहा है। Collision A comes to rest, coefficient of restitution is 1, then the speed of the ball B before it collides with ball A is, बच्चों मेरे हिसाब से 37.5 आना चाहिए, ठीक है, कुछ हम लोगों ने मिस तो किया नहीं है। Two balls A and B of masses m and 2m respectively collide with each other. Ball A moves with a speed of 150, collides with B moving with speed v in the opposite direction. After collision, if ball A comes to rest, the coefficient of restitution is 1, then the speed of the ball B before it collides with ball A। ठीक है बच्चों, ठीक है 37.5 लिख लीजिए, है ना, और आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए अगर कुछ, हाँ बोलिए। ठीक है ठीक है,
तो 150 डिवाइड बाय 4 बच्चों आ रहा है। बाकी आप लोग भी थोड़ा सा चेक कर लीजिए, अगर कुछ ऐसा लग रहा है तो हम लोग। बोलिए बेटा। काइनेटिक एनर्जी के कंजर्वेशन से कर सकते हैं, पर उसमें और समय लगेगा। कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन में आपने क्या किया? हाँ, पर जीरो क्यों करेंगे बेटा? जीरो करने का क्या लॉजिक है? लॉस जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो होगा। अच्छा अच्छा, आपने काइनेटिक एनर्जी के लॉस को जीरो कर दिया क्या, ऐसा? अच्छा अच्छा, वो करके देख लेते हैं, वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस जीरो होगा, हाफ रेड्यूस्ड मास मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम, तो 2m² डिवाइडेड बाई 3m, ठीक है, इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। अब अच्छा बेटा, यहाँ पे वी रिलेटिव लिखते समय लिखना पड़ेगा 150 प्लस वी। आपने ऐसे लिखा है बेटा, वी रिलेटिव 150 प्लस वी, इसका फिर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 1 नहीं कर पाएंगे यार, क्योंकि 1 माइनस ई स्क्वायर करेंगे तो इंटू जीरो बन जाएगा ना, तो जीरो बराबर जीरो हो गया, नहीं कर पाएंगे। काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन से नहीं कर पाएंगे, जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ना, क्योंकि देखिए आप 1 माइनस ई स्क्वायर करेंगे तो ये वाला टर्म जीरो बन गया, तो जीरो बराबर जीरो आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो इससे नहीं कर पाएंगे काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन से। करने का तरीका यही है बच्चों। कर सकते बेटा, लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि टकराने के बाद बॉल बी की स्पीड के बारे में कुछ नहीं कहा है। देखिए, ये कहा गया है कि टकराने के बाद बॉल ए रेस्ट में आ जाता है। देखिए, collides with B moving in the direction after collision A comes to rest and the coefficient of restitution is this much, then the speed of the ball B before it collides। तो बॉल बी की स्पीड बच्चों, ये हमें सवाल में नहीं बताया है आफ्टर कोलिजन। तो अगर हम इसको V2 मानते हैं, बॉल ऑफ स्पीड ऑफ बॉल बी आफ्टर कोलिजन V2, तो इसके बारे में सवाल में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन से भी नहीं आएगा, है ना। और कुछ आपके दिमाग में डाउट चल रहा हो कि सर ऐसा कर सकते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आप इसका V2 मानेंगे तो भी नहीं बन पाएगा बच्चों, क्योंकि बॉल ए को तो बता दिया गया रेस्ट पे है, पर बॉल बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया कि बॉल बी की स्पीड क्या है टकराने के बाद, ठीक है। चलिए, मैं इसको थोड़ा सा एक बार और इसका कैलकुलेशन चेक कर लूंगा, अदरवाइज बच्चों करने का तरीका यही है। हाँ बोलिए। टकराने के बाद मोमेंटम सेम रहेगा, मतलब बोलिए। एक सेकंड, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, ठीक है, सही बात है, और बताइए। ठीक है, और बताइए। हाँ हाँ, वो तो रेस्ट, अच्छा ये रेस्ट पे आ गया, अच्छा, और इसकी 2mv2 ऐसा। हाँ, मतलब दो इक्वेशन, दो अननोन, ई की वैल्यू, तो उसी से ये आता है, मतलब ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा है उसी से आता है। खैर, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मोमेंटम कंजर्वेशन से करेंगे ना, तो देखिए m से m कैंसिल होगा, यहाँ पे एक रिलेशन बन जाएगा 2v2 बराबर 150 माइनस 2v, ठीक है, ये एक इक्वेशन बनेगी। फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो कि 1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओवर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो चूंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो सेपरेशन और अप्रोच की सेम रहेगी, तो यानी आप ये लिख देंगे 150 प्लस वी बराबर 150 प्लस वी बराबर इसका मान लेते हैं V2,
टकराने के बाद ये रेस्ट पे आ गया और ये V2 इधर हो गया है, ठीक है। तो हाँ, तो सेपरेशन की हो जाएगी V2। हाँ, तो फिर ये इक्वेशन बनेगी 150 प्लस V बराबर V2। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, यहां से सॉल्व हो सकता है। अच्छा, इससे सॉल्व कर रहे हैं तो 75 आ रहा है क्या? ये दो इक्वेशन बना के किसी ने सॉल्व किया क्या बच्चों? ये वाली दो इक्वेशन। चलिए मैं एक बार रखता हूं। V2 की वैल्यू रखेंगे तो 2 और V2 150 प्लस V कितना आ रहा था बेटा? कितना आ रहा था? 75/2। 75/2 तो हम लोग कभी आया इस तरह से भी। खैर फिर से चेक कर लेते हैं एक बार। तो V2 की वैल्यू रख देंगे 150 प्लस V और इधर है 150 माइनस 2V। बोलिए बेटा। अच्छा अच्छा, गूगल पे चेक कर लिया है, ठीक है। 37.5 तो हम लोग का भी आ रहा है सिंप्लीफाई करके। 300 प्लस 2V बराबर 150 माइनस 2V। हाँ बच्चों देखिए, 4V बराबर 150 बचेगा, तो V की वैल्यू बच्चों 150/4 फिर से आ जाएगी। तो अगर आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व करेंगे तब भी 150/4 आएगी, और प्रॉपर जो फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे तब भी 150/4 आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है यार, ये ऑप्शन हमारे सही नहीं है। 37.5 बच्चों इसका आंसर आएगा, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट हो, जैसे आप लोगों ने बढ़िया डिस्कशन किया कि सर ऐसे सोच सकते हैं, तो बाकी आप कैसे भी सॉल्व करेंगे बच्चों, इसका 37 मतलब 37.5 ही आ रहा है, 150/4 आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको और ज्यादा समय नहीं देते हैं, एक और सवाल करते हैं इसी पे। आइए, बच्चों फॉर्मूलों को जरूर आप दिमाग में रखिए, वो आपके बहुत जल्दी आपको सवाल का हल दे देंगे। स्पेशली आपके एग्जाम का जो पैटर्न है बच्चों, उसमें फॉर्मूला ही आपकी मदद करेगा ज्यादा। बाकी अगर आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, V1:V2 पूछा गया बच्चों। अब इसमें बच्चों आप घबरा मत जाना कि सर यू तो पता नहीं है, आप यू के टर्म्स में V1 V2 निकाल लीजिए, रेशियो लेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। 1:8, ओके। बोलिए बेटा। ओके, कुछ सी भी आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं, ठीक है ठीक है। सी आ रहा है, ठीक है ठीक है। आइए बच्चों सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख देता हूं बच्चों। V1 निकालेंगे तो M1 प्लस M2 सबसे पहले, तो 0.8 और 0.6, तो 1.4 1.4 1.4 1.4। V1 निकालना है तो U1 रखेंगे, U, अच्छा ये वाला तो रेस्ट पे है तो U2 0 बच्चों, 0, तो दूसरा वाला टर्म, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो ये U2 0 है, यहाँ पे ये वाला 0, तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, और U1 लिखेंगे तो यहाँ पे U आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे M1 M1 माइनस EM2, तो M1 0.8 माइनस EM2 मतलब 0.6, 0 है उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये 0 है लिखने की जरूरत नहीं है। V2 U2 U1 होगा तो M1
ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ई, ठीक है। तो देखिए बच्चों V1 की जो वैल्यू आएगी, थोड़ा मैच करिएगा आप लोग का भी सेम आ रहा है क्या। V1 की जो वैल्यू आएगी बच्चों 0.2 इंटू 4 डिवाइड बाय 1.4, तो ये कैंसिल होगा, 2 7 4/7 आ रहा है क्या बच्चों। V1 इज 4, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड। V1 की जो वैल्यू आएगी वो 4 नहीं, वो U है, तो 0.2 डिवाइडेड बाय 1.4, तो 2 बाई, तो बच्चों U/7 आएगा। देखो जरा, अच्छा ओके। और V2 की वैल्यू बच्चों अगर आप निकालेंगे तो पहला टर्म 0 हो गया, ये U बचेगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 1.4, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो डेसिमल चला जाएगा 27, तो 8/7 आ जाएगा बच्चों V2। V2 आ जाएगा 8/7 टाइम्स U। अब V1:V2 का रेशियो निकालेंगे तो 1:8 आएगा, सी ऑप्शन सही आएगा बच्चों। V1 आएगा U/7, V2 आएगा 8U/7, है ना। जब रेशियो निकालेंगे तो 1:8 आएगा। अच्छा बच्चों देखिए, थोड़ा सा आप समझिए कि मैं फॉर्मूला आपको यूज करने के लिए क्यों कह रहा हूं। अगर आपके पास सीधे सीधे ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, कि एक बॉल दिया है, दूसरा रेस्ट पे है, टकराने के बाद दोनों की स्पीड बता दीजिए, तो आप दो इक्वेशन, दो अननोन बना के सॉल्व कर लीजिएगा। पर आप लोग के साथ एग्जाम में करते क्या है वो लोग, कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कभी पूछ देंगे, कि बोल देंगे एक रेस्ट पे आ गया टकराने के बाद, है ना, तो बताइए पहले वाले की स्पीड क्या है। तो वो सवाल में डायरेक्ट आपको सिंपल स्टेटमेंट नहीं देंगे, सिंपल चीजें नहीं देंगे कि भाई एक चल रहा है, एक रेस्ट पे है, और टकराने के बाद दोनों की स्पीड बता देंगे, वैसे नहीं आएंगे सवाल। सवाल आपको कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पूछेगा, ये टकराने से पहले वाली स्पीड पूछ देगा, तो उसमें फिर फॉर्मूला आपको बहुत जल्दी आंसर दे देगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। अब वर्स्ट केस सिनेरियो, पेपर में आप बैठे, फॉर्मूले नहीं याद आ रहे हैं, तो फिर बेसिक आप मोमेंटम कंजर्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लिख के फिर सिंप्लीफाई करिए। लेकिन अगर फॉर्मूले रहते हैं तो आपका समय भी बचेगा और कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांसेस कम रहेंगे। ठीक। अब जो थोड़ा सा मुझे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बतानी है। तो हम लोगों ने बच्चों देखिए फॉर्मूले तो निकाल लिए, टकराने के बाद V1 क्या होगा, V2 क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस क्या होगा, ये सारी चीजें पढ़ ली। एक बच्चों चीज थोड़ा सा स्पेशल है, नोट बना के आप चाहो तो लिख लीजिएगा इसको। जब भी आप सवाल में स्टेटमेंट ऐसे पढ़ो कि टकराने के बाद ऑब्जेक्ट्स साथ में मूव करने लगते हैं, कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं और टकराने के बाद दे मूव टुगेदर, उसका मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो बच्चों जैसे ही सवाल पढ़ के आपको लगे कि परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो आप फिर फॉर्मूले से मत जाइए, फिर आप सीधे सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। फिर आप फॉर्मूला मत लगाइए। सर क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ई बराबर 0 होने पे सीधे इसी फॉर्मूले से क्यों जाना है, फॉर्मूला क्यों नहीं लगाना है। कारण ये है बच्चों की, देखिए फॉर्मूला आप लिखेंगे V1 V2 ऐसा वैसा पूरा, है ना, और फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। उससे बेहतर है आप सीधे मोमेंटम कंजर्वेशन करिए, एक लाइन में आंसर आएगा। कैसे है सर, एक लाइन में कैसे आएगा, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए सवाल में ऐसा दे दिया कि एक ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है, ये 10 मीटर पर सेकंड से राइट की तरफ जा रहा है। दूसरा ब्लॉक मान लीजिए मास 1 kg और ये राइट की तरफ जा रहा है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से। कोलिजन होगा, सवाल में दे दिया कि जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अगर 0 है, परफेक्टली इनइलास्टिक है, आफ्टर कोलिजन बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर 2 kg और 1 kg। तो बच्चों आप मान लीजिए कि जब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, कोलिजन हुआ, कोई रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो कंबाइंड मास की वेलोसिटी मान लीजिए v। अब देखिए एक लाइन में आप सीधा इसका मोमेंटम लिखेंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड है, भले ही कोई भी कोलिजन हो। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल लिखेंगे बच्चों 20 और प्लस 2 22, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 22। फाइनल मोमेंटम लिखेंगे 2 1 3 और स्पीड v, तो टकराने के बाद जो कंबाइंड मास की स्पीड आ जाएगी 22/7 मीटर पर सेकेंड। तो 1 kg की भी वही स्पीड होगी, 2 kg की भी वही स्पीड होगी। तो कहीं पे भी आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दिखे तो फिर आप फॉर्मूला मत लगाइए, V1 V2 ये सब मत लगाइए, आप सीधा सीधा मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, एक लाइन में आंसर आएगा। सर काइनेटिक एनर्जी के लॉस, हाँ 22/3 ठीक है। सीधा आप एक लाइन लिखिए, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, और सिंप्लीफाई कर लीजिए।
सर क्या काइनेटिक एनर्जी के लॉस वाला फॉर्मूला भी नहीं लगाना है? नहीं, ये हमेशा लगाना है बच्चों। ये कभी भी आपको मिले तो हाफ म्यू इंटू वी रिलेटिव का स्क्वायर इंटू 1 - e², इसको तो बच्चों हमेशा ही लगाना है। इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगाएंगे तो बच सकते हैं, ऐसा नहीं, इसको तो हमेशा ही लगाना है। अगर आपको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन दिखे तो V1 V2 मत लगाइए, सीधे एक लाइन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, आंसर पाइए। ठीक है, तो अगर आप इनमें से कोई चीज नोट करना चाहते हैं तो नोट बना के हाईलाइट करके आप लिख लीजिए, कुछ इस पे प्रैक्टिस वाले सवाल करेंगे। और आप देखेंगे बच्चों कि बहुत बार सवालों में परफेक्टली इनइलास्टिक का ही पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। V1 V2 वाले रास्ते में मत चले जाइएगा। मैं कुछ सवाल अभी इस पे कराता हूं आपको प्रैक्टिस के लिए। आइए बच्चों, पेपर है आपका संडे को, काफी छुट्टियां मिल गई हैं, काफी प्रिपरेशन है, तो इस बार उम्मीद है मुझे कि हमारे बैच से बहुत अच्छे नंबर आएंगे फिजिक्स में स्पेशली। तुम लोग को क्या उम्मीद है? तो इस बार 45 अरे वाह, वेरी गुड। एक ही बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी लोग समर्थन है इस बात का? बिल्कुल सर, बिल्कुल है। चलिए चलिए भाई, इस बार उम्मीदें बहुत हैं। 720 में से कोशिश करिए बच्चों की थोड़ा सा मार्क्स हमारे अच्छे आए, काफी समय मिला इस बार आपको। ये देखिए बच्चों सवाल, बच्चों इनका आंसर आ जाए बता देना। ऑप्शन डी। ओके, डी आ रहा है। ओके ओके, देखिए बच्चों, बोला गया सवाल में आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, बस एक इक्वेशन करके आप आंसर निकालिए। इनिशियल मोमेंटम करेंगे बच्चों तो 0.1 माइनस 0.04, तो बच्चों कुछ इस टाइप की सिचुएशन बनेगा, 0.1 माइनस 0.04, और फाइनली दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो बच्चों टोटल मास हो जाएगा 0.5, और कंबाइंड वेलोसिटी मान लेते हैं v। ठीक है, तो 0.1 0.04, बच्चों 0.1 में से 0.04 को माइनस करेंगे तो 0.06 एब्सोल्युटली 0.06 बचेगा, बराबर 0.5v, तो ये बच जाएगा बच्चों v बराबर आपका 0.06 डिवाइड बाय 0.5, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो 6/50 बन जाएगा, और 10 सेकंड में चूंकि पूछा गया है तो कंबाइंड मास की स्पीड ये रहेगी और कांस्टेंट रहेगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, तो बच्चों ये कैंसिल होकर 6/5 बनेगा, यानी 1.2 मीटर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आ जाएगा।
कहीं किसी को कुछ लग रहा है कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो बेटा पूछ लीजिए आप। आइए एक और सवाल। सर हाँ हाँ सर आपका उसमें डिस्टेंस पूछा है ना, हाँ 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 हाँ। तो आपने तो v निकाला है। तो v 6/50 आया है ना, हाँ और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई किया 10 सेकेंड। ठीक है सर। बच्चों एक और सवाल है, देखिए जरा। पहले अगर आप लोगों ने किया है तो भी आप एक बार थोड़ा इसको प्रॉपरली कर लीजिए। थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को देख लीजिएगा बच्चों, क्या पूछा गया है। ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी। ओके 899। ओके सर ठीक। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए बेटा। सर जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें एक डाउट था। बोलिए बोलिए। सर उसमें जो था 0.1 माइनस हाँ 0.4 हाँ केजी हाँ। होना चाहिए था, और आपने 0.04 केजी कर रखा है। क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ना 0.1 का, 0.4 उसकी स्पीड थी और 0.1 उसका मास था। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 हो जाएगा ना। ओके सर, थैंक यू सर। बच्चों बहुत कम आंसर्स आए हैं अभी तक। आइए डिस्कशन करते हैं। सवाल में कहा गया है बॉडी ऑफ मास 4m मूविंग विद स्पीड u कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 2m एंड एट रेस्ट। तो बच्चों इसका मास 4m है और ये स्पीड u से मूव कर रही है। दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास 2m है और ये रेस्ट पे है। ठीक है। कह रहा है कि जो कोलिजन है इट इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, जो कोलिजन है वो इलास्टिक इन नेचर है। आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय कोलाइडिंग बॉडी ए। तो जो ए की एनर्जी में लॉस है बच्चों, वो आपको निकालना है कि एक की एनर्जी में कितना लॉस होगा। तो चूंकि बच्चों पूरा डिस्कशन ए के बारे में है, तो हम एक काम करते हैं V1 निकाल लेते हैं। तो हमारा फोकस होना चाहिए V1 निकालने पे। और इलास्टिक कोलिजन है तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है। ठीक है, तो आइए बच्चों V1 की वैल्यू निकालते हैं। तो V1 लिखेंगे तो सबसे पहले U1 लिखना पड़ेगा, है ना। U1 इंटू M1 टाइम्स M1 माइनस EM2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस U2 बच्चों 0 हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे है। तो V1 की वैल्यू आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा U टाइम्स 4m माइनस 2m, तो बच्चों 2m बचेगा, 2m डिवाइड बाय 6m कैंसिल करिएगा तो U बाई 3 आ जाएगा। तो टकराने के बाद जो इसकी स्पीड हो जाएगी बच्चों वो U बाई 3 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या पूछा है, आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, बच्चों चेंज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो लेना है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो पहले लिखेंगे आप हाफ m v स्क्वायर
और बाद में काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ m, और ये हो जाएगा u/3 का स्क्वायर, यानी u²/9। तो बच्चों अगर मैं देखिए तो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी को मैं अगर k मान लूं तो दूसरी वाली k/9 हो जाएगी। तो पहली वाली k है, बाद में k/9 हो गई, ठीक है, और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी k है, तो k माइनस k/9, तो बच्चों बच जाएगा 8k/9 डिवाइडेड बाई k, तो आंसर आ जाएगा 8/9। इतनी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लूज हो जाएगी बॉडी ए की आफ्टर कोलिजन। बताइए बताइए बताइए। हाँ 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 हाँ, राइट राइट। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हम्म। सर बोलिए बेटा। सर ए का मास तो 4m है। हाँ, ए का मास 4m है, तो तो आपने काइनेटिक एनर्जी में जो इनिशियल और फाइनल अच्छा वाली अच्छा, है ठीक उसमें है ठीक हाफ है। एम। हाँ, देखिए उसका फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ सर, वो कैंसिल हो जाएगा। हाँ राइट, फिर भी आप चाहो तो यहाँ पे 4m आप लिख लो, है ना, फर्क लेकिन उससे नहीं पड़ेगा। ये 4m लिख लीजिए, है ना, 4m लिख लीजिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको अगर हम लोग k बोलेंगे तो ये देखिए हाफ m 4mu²/9, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली k/9 है। अगर ओरिजिनल को k बोल देंगे तो फाइनल वाली k/9 है। तो जो डिफरेंस निकालेंगे k माइनस k/9 डिवाइड बाय ओरिजिनल, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट। अब इसमें ये भी बच्चों थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, सवाल पढ़ते समय थोड़ा सा दिमाग ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस ऑफ ऑब्जेक्ट ए पूछा है, पूरे कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी में लॉस नहीं पूछा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आइए बोलिए बेटा। हम इसमें e की वैल्यू 1 क्यों रख रहे हैं? द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर, है ना, तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलता है तो आप इलास्टिक को परफेक्टली इलास्टिक ही मान के चलिए। सर इलास्टिक में 0। पूरे सिस्टम का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, मतलब ए की काइनेटिक एनर्जी प्लस बी की काइनेटिक एनर्जी जो पहले होगी, के की मतलब ए की काइनेटिक एनर्जी प्लस बी की काइनेटिक एनर्जी बाद में, टोटल सिस्टम में लॉस 0 होगा। बट केवल अगर आप ए की देखेंगे तो उसमें लॉस है ना, तो इन्होंने केवल ए के बारे में पूछा है, अगर पूरे सिस्टम का लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पूछते तो 0 हो जाता। लैग हो रहा है क्या? ठीक ठीक ठीक। हम्म। हाँ हाँ लिखिए। काइनेटिक एनर्जी में लॉस का बच्चों एक इन्होंने डाउट पूछा कि सर आपने जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस का फॉर्मूला लिखवाया है वो क्यों नहीं लग पा रहा है यहाँ पे, कोई कारण बताना चाहेगा बच्चों की जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया वो क्यों नहीं लग रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लॉस का? वेरी गुड। एक्चुअल में वो जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है वो पूरे सिस्टम का, मतलब ए प्लस बी, तो दो ऑब्जेक्ट जो कोलाइड हो रहे हैं उनके कोलिजन में टोटल एनर्जी में लॉस कितना होगा उसका फॉर्मूला है, वो यहां पे नहीं लग पाएगा क्योंकि उन्होंने सवाल में आपसे केवल ए बॉडी के बारे में लॉस के बारे में पूछा है। बोलिए बेटा। ओके, आइए अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बच्चों थोड़ा सा और कुछ। बोलिए बेटा। बिल्कुल लगा देते, तो फिर आपको पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो फिर लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। फिर आप लगा सकते थे, लेकिन ये वाला लगा सकते थे, मान लीजिए यहाँ पे कुछ पार्शियल इलास्टिक देता और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू देती, तो पूरे सिस्टम के लिए वो लगा सकते हैं।
हाँ, इलास्टिक में 0 हो जाएगा बिल्कुल। ओके सर। ई की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। आइए बच्चों, थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन, कुछ और पॉइंट्स बताता हूं जो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। देखिए बच्चों, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं बराबर मास के, इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन की बच्चों, दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, उनके मासेस बराबर होने चाहिए। और कंडीशन और क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होना चाहिए, यानी कोलिजन जो है बच्चों वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। तो मासेस बराबर हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, तो ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। कहने का क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक का मास m है और एक का मास, दूसरे वाले पार्टिकल का भी मास m है। मान लीजिए इधर जा रहा है बच्चों 4 मीटर पर सेकंड से, ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, कोलिजन होगा और कोलिजन के बाद जो ये वाला लेफ्ट वाला पार्टिकल है उसके पास स्पीड हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड, और जो राइट वाला पार्टिकल है उसके पास स्पीड हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटीज गेट इंटरचेंज, तो इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके लिए दो कंडीशन है। ये चीज होने के लिए दो कंडीशन, दोनों के मासेस बराबर होने चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होना चाहिए। अगर मासेस बराबर ना हुए या फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 के बराबर ना हुआ, तो बच्चों ये फिर वैलिड नहीं रहेगा। मतलब मासेस बराबर है और मैं अगर कह दूं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/2 है, तो फिर बच्चों ये हम नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में होना चाहिए, दोनों कंडीशन होनी चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन और दोनों के मासेस बराबर होने चाहिए। तो नोट बनाइए बच्चों और ये पॉइंट लिखिए। परफेक्टली इलास्टिक की इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक होगा तो दोनों साथ में मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। हाँ मतलब फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 हो जाएगा, वेलोसिटीज निकालनी पड़ेगी उन लोग की। मैं फिर से बता देता हूं बच्चों, कुछ लोग कह रहे थे कि समझ नहीं आया। देखिए, अगर दो पार्टिकल्स टकरा रहे हों जिनके मासेस बराबर हों और कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं और मैंने बता दिया इनका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस कोलिजन के लिए 1 है, तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाएगी। लेफ्ट वाली वेलोसिटी राइट वाले को मिल जाएगी। देखिए 4 राइट की तरफ है, तो ये वाला पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड लेके इधर चला जाएगा, ये वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इसको मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकंड लेके इधर चला जाएगा। ठीक है, वेलोसिटीज विल गेट इंटरचेंज्ड। बच्चों डन है, लिख लिया सबने? सर अभी नहीं हुआ। लिखिए लिख लिखिए। दो एग्जांपल बच्चों, पहला एग्जांपल ये नोट कर लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल ये नोट कर लीजिए और बताइए बच्चों वेलोसिटी ऑफ बी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी? सर 0 और 10। 0 और 10। 10 किसको मिलेगी? सिर्फ 10 होगी।
बी की 10 हो जाएगी और ए की 0 हो जाएगी। हाँ, ए रेस्ट पे आ जाएगा टकराने के बाद और बी 10 मीटर पर सेकंड से आगे चला जाएगा। लेकिन बच्चों प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये तभी आप कर पाएंगे जब मासेस बराबर हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। इनमें से एक कंडीशन भी चली गई तो फिर ये वैलिड नहीं रहेगा, या तो ये चला जाएगा तो वैलिड नहीं रहेगी, या ये चला गया तो वैलिड नहीं रहेगी। और कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूं बच्चों, देखिए थोड़ा सा। इनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे हैं बच्चों, जैसे लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी केवल और केवल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, उसमें भी ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, उसका कुछ हिस्सा पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कोलिजन। बच्चों देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड। इसमें टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो यूनिवर्स की कांस्टेंट है ही ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो कोलिजन कौन सा ऐसा आउट ऑफ द यूनिवर्स फिनोमेना है कि उसमें नहीं होगा? टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। जैसे आपने दोनों दो पार्टिकल्स हैं उनको 100 जूल एनर्जी के साथ एक दूसरे की तरफ प्रोजेक्ट किया, कोलिजन हुआ, मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद 100 जूल काइनेटिक एनर्जी में से लेट्स से 80 जूल काइनेटिक एनर्जी के साथ पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है, तो जो बाकी का 20 जूल है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा, या तो हीट में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड। तो इस पॉइंट से बच्चों कंफ्यूज मत हो जाइएगा, कहीं पे स्टेटमेंट लिखा हो कि इन इलास्टिक कोलिजन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। काइनेटिक एनर्जी बस की बात नहीं कर रहे हैं, तो टोटल एनर्जी ऑलवेज कंजर्व रहती है। ओनली कंजर्वेटिव फोर्स वर्क इन इलास्टिक कोलिजन। देखिए, केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस बच्चों इलास्टिक कोलिजन में काम करते हैं, इसीलिए एनर्जी रिकवरेबल होती है। टकराए, डिफॉर्मेशन हुआ, प्रॉपर रिफॉर्मेशन होता है, तो जितनी एनर्जी इन्वेस्ट की थी डिफॉर्मेशन में, जितनी एनर्जी गई थी वो पूरी की पूरी वापस मिल जाती है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, कंजर्वेटिव फोर्सेस ही वर्क करते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते तो जितनी एनर्जी गई होती वापस से उतनी एनर्जी ना मिल पाती, है ना। जैसे फ्रिक्शन एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज करवा देता है, एयर ड्रैग है वो हीट के फॉर्म में लूज करा देता है। तो कहीं पे भी अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करेंगे तो एनर्जी आपको वापस मिलेगी नहीं। कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट करते हैं, इसलिए परफेक्टली इलास्टिक के केस में आपको वापस से पूरी एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन भले वो पार्शियल हो या परफेक्टली हो, इन इलास्टिक कोलिजन ऑल द फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव। सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होते, कुछ नॉन कंजर्वेटिव भी होते हैं जिसकी वजह से एनर्जी में लॉस होता है ना। के इनिशियल इज नॉट इक्वल टू के फाइनल, थोड़ा सा के फाइनल कम हो जाती है, उसका कारण यही है कि नॉन कंजर्वेटिव कुछ फोर्सेस ऐड करते हैं, सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव होते अगर तो के इनिशियल बराबर के फाइनल होता। तो इनमें से बच्चों पहला वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखा है, बाकी के जो 3 पॉइंट है आप नोट कर लीजिए। किसी को कुछ पूछना है, डिस्कशन करना है तो बिल्कुल करिए। क्या बेटा? अरे अरे ऐसी बातें, अरे यार ऐसी बातें क्यों कर रहे हो भाई? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो हमेशा वैलिड है ना, कोई भी कोलिजन हो, है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होते। ठीक है, जब कोलिजन होता है तो एक दूसरे पे नॉर्मल एक्ट करते हैं, नॉर्मल एक्शन रिएक्शन, इंटरनल फोर्सेस, नो एक्सटर्नल फोर्स। जब भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहेगा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ऐसे डाउट्स आते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को थोड़ा दिमाग में आता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि इलास्टिक में मोमेंटम ना कंजर्व हो। मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है बच्चों, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, किसी भी टाइप का कोलिजन हो।
लिख लीजिएगा तो बताइएगा बच्चों, फिर अगला कुछ थोड़ा सा समझाना है। हो गया सर। ठीक। लिखिए लिखिए। देखिए यार सर। ठीक बच्चों, और दो केसेस और हैं कि मान लीजिए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, E बराबर 1 है, ठीक है, और आप लोग इसका आंसर वैसे कर सकते हैं, एक दीवार है, ठीक है, वॉल है, उस वॉल पे जाके बॉल टकराती है किसी स्पीड लेट से u से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, और दीवार रेस्ट पे है, दीवार नहीं मूव कर रही है, दीवार रेस्ट पे है। तो बच्चों टकराने के बाद बॉल कितनी स्पीड से पीछे की तरफ जाएगी? U से टकरा रही है, रेस्ट पे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, टकराने के बाद बॉल कितनी स्पीड से पीछे की तरफ आएगी? क्या लगता है बच्चों आपको? U से, ठीक, जिस जिस स्पीड से टकराएगी उसी स्पीड से वापस आएगी। तो बच्चों यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब ऑब्जेक्ट किसी बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से टकराता है जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट बहुत हैवी ऑब्जेक्ट से टकराता है जो कि रेस्ट पे है, तो टकराने के बाद जो कम मास वाला ऑब्जेक्ट है वो उसी वेलोसिटी से पीछे आएगा। जैसे ये बॉल है, जाके टकराएगी और ये उसी वेलोसिटी से पीछे आ जाएगी। कंडीशन क्या है कि जिससे टकरा रहा हो वो बहुत हैवी हो, जैसे दीवार है ना, बॉल जाके दीवार से टकरा रही है, दीवार इनफाइनाइट मास एज कंपेयर टू बॉल, तो बहुत हैवी हो। दूसरा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। तीसरा जो जिससे टकरा रहा हो वो रेस्ट पे हो। तो इसमें तीन कंडीशन रहेंगी, मास बहुत ज्यादा हो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो, और रेस्ट पे हो, तो जिस स्पीड से टकराएगी उसी स्पीड से वापस आएगी, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों एक और कंडीशन है, इसी का उल्टा, इसका उल्टा मतलब, अच्छा हाँ, बॉल के टकराने से दीवार नहीं मूव करेगी, ठीक है, दीवार रेस्ट पे रहेगी, बहुत हैवी मास है तो ये रेस्ट पे रहेगा, इसके मोमेंटम में, इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ गया, रेस्ट पे रहेगा टकराने के बाद। इसी का उल्टा, इसी का उल्टा मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए दीवार है बच्चों, है ना, वॉल है, और ये v स्पीड या u स्पीड से बढ़ रही है बॉल की तरफ, बॉल रेस्ट पे है। फिर से कंडीशन है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, ठीक है। तो जब वॉल यानी दीवार जाके बॉल से टकराएगी जो कि रेस्ट पे है, तो दीवार के मोमेंटम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। दीवार टकराने के बाद भी आफ्टर कोलिजन जो दीवार है वो u से ही मूव करती रहेगी, और जो बॉल है बच्चों वो 2u से मूव कर जाएगी टकराने के बाद, ठीक है, 2u से मूव कर जाएगी बॉल टकराने के बाद, और जो वॉल है वो u से ही मूव करेगी। सर कारण क्या है? देखिए कारण ये है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हुआ, उससे क्या हो गया सर? देखिए वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, इसका मतलब जिस वेलोसिटी से अप्रोच हो रहा होगा उसी वेलोसिटी से सेपरेशन होना चाहिए। टक्कर से पहले चूंकि ये रेस्ट में है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच u है, टकराने के बाद इसको 2u से जाना पड़ेगा, क्योंकि दीवार तो देखिए बेटा वो तो अपनी वेलोसिटी को नहीं चेंज करने वाली, इनफाइनाइट मास है, वो u से ही मूव करते रहेगा आगे, तो इसको 2u से जाना पड़ेगा ताकि सेपरेशन की जो स्पीड है वो v मेंटेन रहे, वो u मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसके लिए भी तीन कंडीशन है, क्या क्या? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, दीवार का मास यानी जो जो बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है ना, वो इनफाइनाइट मास होना चाहिए एज कंपेयर टू स्मॉलर मास, और फिर जो छोटा वाला मास है वो रेस्ट पे रहना चाहिए। अगर इतनी कंडीशंस मिलती हैं तो ये वाला जो मास है बच्चों वो 2u से आगे जाएगा। तो लिखिए बच्चों अगला पॉइंट, जहां पे नोट लिख रहे थे उसी में बनाइए, ये पॉइंट भी लिखिए और ये पॉइंट भी लिखिए। टकराने से पहले, हाँ बोलिए। सर आपने जो सर प्रीवियस क्वेश्चन कराया था इसमें सर हाँ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है सर। हाँ हाँ, सर उसमें सर नेगेटिव 8/9 आ रहा है सर मेरा। नेगेटिव 8/9, यस सर। आपने क्या कर दिया, के फाइनल माइनस के इनिशियल कर दिया क्या? यस सर, के फाइनल माइनस के इनिशियल अपॉन में इनिशियल। के अपॉन में के इनिशियल। देखिए लॉस का मतलब बच्चे जब जैसे लॉस कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि फाइनल वाला अमाउंट कम होगा तभी तो लॉस होगा, मेरी बात समझ रहे हैं आप? सॉरी सर। हाँ तो चेंज कहना बेहतर रहेगा।
बच्चों ये मैंने केवल ड्रॉ करके बताया, आपको प्रॉपरली लिखना है। हर केस में आपकी 3 कंडीशन। हाँ मैं बताता हूँ, आपके जब ये वाला केस लिख रहे हो बच्चों तो 3 केसेस, आप 3 कंडीशन आपको लिखनी चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, जिससे टकरा रहा है उसका मास इनफाइनाइट है एज कंपेयर टू जो टकरा रहा है। तीसरी कंडीशन, जिससे टक्कर हो रही है वो रेस्ट पे है, अगर आप दीवार को मूव करा देंगे तो फिर ये दूसरी स्पीड से बाहर वापस आएगी। तो ये तभी वैलिड है, तीनों कंडीशन मीट करना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1, इनफाइनाइट मास और रेस्ट पे रहे। अगर ये मूव कर गया तो फिर तकलीफ हो जाएगी। दूसरे वाले में ये बताया गया कि मान लीजिए दीवार मूव कर रही है, ये रेस्ट पे है, छोटा वाला मास रेस्ट पे और हैवी मास छोटे मास की तरफ जा रहा है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, तो टक्कर के बाद दीवार की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, जो छोटा वाला मास है वो 2u से मूव करना शुरू कर देगा। कारण उसका ये है, चूंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है, सेपरेशन और अप्रोच की स्पीड सेम होना चाहिए। अप्रोच की स्पीड u है टक्कर से पहले, तो सेपरेशन की भी u होनी चाहिए टक्कर के बाद, तो इसकी स्पीड में तो कोई चेंज आएगा नहीं, u से ही रहेगा, तो इसको 2u से आगे जाना पड़ेगा टक्कर के बाद। तो दोनों केसेस में बच्चों आपकी डबल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो दोनों केसेस में आपको तीनों कंडीशन मेंशन करनी होंगी। बोलिए बेटा। देखिए थोड़ा सा माइक क्लियर रहिएगा। जब ये मान लीजिए रेस्ट पे है और ये अप्रोच हो रहा है, तो अप्रोच की स्पीड कितना है, ये रेस्ट पे है और ये दीवार उसकी तरफ यू से बढ़ रही है, तो अप्रोच की स्पीड कितनी हो जाएगी, यू हो जाएगी। क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो क्या सेपरेशन भी यू होना चाहिए, तभी तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 हो पाएगा। बोलिए। अब टकराने के बाद चूंकि दीवार का मास इनफाइनाइट है, उसके मास पे, उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आएगा टक्कर देगा तो वो यू से ही चलना है। अब आपको चाहिए कि सेपरेशन की स्पीड भी यू मेंटेन रहे। अब सोचो आप, अगर मान लीजिए 2u से नहीं चलता है, एक समझाने के लिए, मान लीजिए u से चलता है, टक्कर हुई और ये u से ही जा रहा है, तो बताओ सेपरेशन की स्पीड कितनी हो जाएगी, अगर दोनों u से जा रहे हैं और सेम डायरेक्शन में है, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि फिर तो कोई रिलेटिव स्पीड बची ही नहीं, सेपरेशन की स्पीड 0 हो जाएगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में और घटा देंगे हम लोग तो u माइनस यू 0 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड को 2u होना पड़ेगा ताकि सेपरेशन वाली स्पीड जो है वो u मेंटेन रहे। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में है, घटाना पड़ेगा, तो 2u माइनस यू करोगे तो u आ जाएगा, तो सेपरेशन स्पीड भी u है, अप्रोच स्पीड भी u है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 वैलिड हो गया। ओके सर। डन है बच्चों, आगे बढ़ें। जिन्होंने लिख लिया बच्चों अगला लिखिए, बुलेट ब्लॉक सिस्टम। हाँ, जो लोग लिख चुके हैं बच्चों हेडिंग डाल लीजिए, बुलेट ब्लॉक सिस्टम। चलिए, बुलेट ब्लॉक सिस्टम बच्चों देखिए कोई नई चीज नहीं है, जो हम लोगों ने पढ़ रखा है उसी का एप्लीकेशन है, लेकिन सवाल बन जाते हैं बच्चों इस पे, तो थोड़ा सा इसको अलग से पढ़ते हैं। बुलेट ब्लॉक सिस्टम है क्या? मान लीजिए बच्चों ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है और ये हैंग कर रहा है सीलिंग से, ठीक है, कुछ इस तरह से सीलिंग से हैंग कर रहा है। एक बुलेट है बच्चों, मान लीजिए कुछ u स्पीड से मूव करती है, बुलेट का मास हम लोग स्मॉल m ले लेते हैं, और ये कैपिटल M का जो ब्लॉक है ये हैंग कर रहा है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला केस ये है कि बुलेट जाके ब्लॉक को हिट करती है और ब्लॉक के अंदर ही रह जाती है, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है कोलिजन का, मतलब बुलेट जाके ब्लॉक को हिट करती है और ब्लॉक के अंदर ही रह जाती है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू ब्लॉक, बाहर नहीं निकल पाती। तो टकराने के बाद बच्चों को सिचुएशन ऐसी होगी, ब्लॉक
और बुलेट अंदर एम्बेडेड, ठीक है। तो कंबाइंड मास ऑफ द सिस्टम हो जाएगा m+n। अब इसमें क्या क्या पूछ लेते हैं बच्चों की, बताइए। जो ये कंबाइंड मास है, ये ग्राउंड से कितनी हाइट तक जाएगा, कितने एंगल तक जाएगा, तो ये सारी कैलकुलेशन होगी। करना कुछ नहीं बच्चों, फिर से एक बार सिंपल मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम मान लीजिए जो बुलेट है वो u स्पीड से जा रही है, तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा mu, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा m+m, जो कि कंबाइंड मास हो गया, और फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं v, टकराने के बाद मान लीजिए v से जा रहा है। तो टकराने के बाद जो स्पीड हो जाएगी बच्चों, वो v हम यहां से निकाल लेंगे, है ना। तो यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा mu डिवाइडेड बाय m+n। बच्चों याद कुछ भी नहीं रखना है इसमें, बस ध्यान रखिए कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, टकराने के बाद की स्पीड निकालनी है। उसके बाद मान लीजिए सवाल में आपसे पूछ दे कि बताइए टक्कर के बाद ब्लॉक ग्राउंड से कितनी हाइट ऊपर जाएगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी बच्चों, जो मतलब ये जैसे ये v स्पीड से आगे जा रहा है, तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, हाफ m+m इंटू v²। इतना काइनेटिक एनर्जी है पूरा, ठीक है। हाफ m+m इंटू v², ये बराबर हो जाएगी m+m इंटू g इंटू h, वेयर h इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है बच्चों। तो यहां से देखिए m से m+m+m कैंसिल हो जाएगा, जो v बराबर आ जाएगी अंडर रूट ऑफ, हमें क्या निकालना, हाइट निकालना है ना। तो h बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास v²/2g। अच्छा v बच्चों ये वैल्यू है, ठीक है। तो आप यहाँ पे v रखिएगा और आपको हाइट पता चल जाएगा ग्राउंड से कितनी हाइट तक ब्लॉक जा रहा है, ठीक है। कभी कभार बच्चों एंगल भी पूछ देते हैं, तो एंगल निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, मान लीजिए ब्लॉक है और कुछ थीटा एंगल तक ऊपर उठ जाता है ब्लॉक अलोंग विद बुलेट, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये बच्चों h हाइट हम लोग यहां से निकाल लेंगे, ठीक है, ये h हाइट है। और ये मान लीजिए टोटल लेंथ जो बुलेट की है, मतलब ये जो ब्लॉक जिस थ्रेड से हैंग कर रहा था वो l है। तो h बराबर एक्चुअल में बच्चों देखिए ध्यान से, h बराबर है l माइनस l कॉस थीटा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। टोटल l है, ये लेंथ l कॉस थीटा है, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है वो l कॉस थीटा, ये वाली लेंथ, ठीक है बच्चों। तो ये लेंथ l cos थीटा टोटल l है, तो l में से l cos थीटा को माइनस कर देंगे तो h आ जाएगा। तो यहां से देखिए h बराबर l कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो h बाई l बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। तो बेटा यहां से कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस h बाई l, ठीक है। तो जितनी हाइट गया 1 माइनस h बाई l करेंगे कॉस थीटा आ जाएगा, और फिर आप यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दो ही तीन सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, टकराने के बाद कंबाइंड सिस्टम की स्पीड बताइए, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, आंसर पाइए। दूसरा प्रॉब्लम, टकराने के बाद कितनी हाइट तक जाएगा, तो v²/2g। ध्यान रखिएगा जो ये v वैल्यू है ये टकराने के बाद पूरे सिस्टम की वैल्यू है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, कितने वर्टिकल से कितने एंगल तक जाएगा। तो एक बार आपके पास h आ गया तो 1 माइनस h बाई l करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, थीटा निकालिएगा। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाइए, पर आप ये नहीं कह सकते कि जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है वो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बीच में कोलिजन होगा, जब ये बुलेट जाएगी ब्लॉक के अंदर तो कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में लूज होगी, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। तो पहले आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के पूरे सिस्टम की, मतलब टकराने के जस्ट बाद स्पीड कितनी वो निकालना पड़ेगा, और फिर एनर्जी कंजर्वेशन से आपको एच की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डायरेक्ट लगाएंगे गड़बड़ हो जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं एक सवाल कराता हूं फिर इसी पे।
बोलिए बोलिए बोलिए। सर सर इसका ऐसे मतलब cos थीटा का इतनी काफी है जैसे हमने स्पीड निकाली रूट टू जी एच आएगी हाँ हाँ हाँ। अब मैं उससे उसमें रूट टू जी एल रूट टू जी एच एल वन माइनस cos थीटा जो स्पीड आप कह रहे हैं √2gh आएगी, ठीक है। हाँ सर फिर क्या करेंगे आप? सर ये मतलब पेंडुलम की तरह वर्क कर रहा है ना सर हम्म। तो सर रूट टू जी एच निकल आएगा हाँ, रूट टू v जी बराबर √2gh आ गया, यहाँ तक आप सही हैं। फिर उसके बाद सर ये फिर हाइट यहाँ से निकलेगी हाइट निकल के वन माइनस cos थीटा लग जाएगा उसमें नहीं नहीं, देखिए v बराबर √2gh, तो वहां से आपका हाइट आ जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी, या मान लीजिए आप v को h के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, वो भी ठीक है। उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, वो दूसरा वाला हिस्सा मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं कि वो जो h की वैल्यू यहाँ पे रख दूं, ऐसा बोल रहे हैं आप? v²/2g यहाँ पे रख दें, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं सर मैं हम्म सर एक पेंडुलम की तरह मान के हम्म। सर जैसे रूट टू जी एच ब्रैकेट में वन माइनस cos थीटा अच्छा, √2gl ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, ऐसा? यस सर हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम परफेक्ट कर सकते हैं आप। वो एक्चुअल में h वही है, l टाइम्स 1 - cos थीटा है ना, वही है। यस सर हम्म। बच्चों अगर हो गया हो तो बताइए, फिर एक सवाल ले लूं मैं इसमें। बच्चों मेरा रिकमेंडेशन इसमें रहेगा कि आप इसमें कुछ भी याद मत रखिए, सवाल आए तो वही मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए, आंसर निकालिए, कुछ भी याद रखने की इसमें जरूरत है नहीं। सर चलिए एक सवाल बच्चों थोड़ा सा कर लेते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। बच्चों करिए, सबके सही आंसर आने चाहिए। पावर थ्री ओके, सर ये बोलिए बोलिए। यस सर टू इंटू टू इंटू टेन टू पावर थ्री 2 × 10⁻³ यस सर ओके। ऑब्टेन द हाइट टू विच बॉब राइजेस बिफोर स्विंगिंग बैक। तो बच्चों पहले आप बॉब की स्पीड निकाल लीजिए कि टकराने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। तो v बराबर मोमेंटम कंजर्वेशन लिख लीजिए, या सीधा सीधा बच्चों mu डिवाइड बाय m+m, ठीक है। तो बुलेट का मास कितना है? मास ऑफ द बॉब इज 1 kg और बुलेट 10⁻² है, तो 1 + 10⁻², टोटल मास हो जाएगा। और कितनी स्पीड से? 2 × 10⁻², तो 10⁻² इंटू 2 × 10⁻+2, ठीक है बच्चों। ये स्पीड आ जाएगी किसकी? कंबाइंड मास की, मास प्लस मतलब बुलेट प्लस ब्लॉक की कंबाइंड स्पीड आ जाएगी। तो ये बच्चों मुझे दिख रहा है 2 डिवाइडेड बाई 10⁻² मतलब 0.01, तो 2 डिवाइड बाई 1.01, ये स्पीड आ जाएगी। और इसको अप्रॉक्स बच्चों 2 ही ले लेते हैं हम लोग। तो v²/2g, तो v²/2g इतना h की वैल्यू आ जाएगी। v का स्क्वायर बच्चों, ये 1 + 0.01 को मैं अप्रॉक्स इसको 2 ही मान लेता हूं, ठीक है। तो v का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 2 g की वैल्यू हो जाएगी 10 h। बच्चों यार मेरा तो 1/5 आ रहा है यार, देखो जरा कहाँ गड़बड़ है, मैंने कुछ गलत लिखा हो या तुम लोगों ने कुछ गलत लिखा हो, देखिए भैया यही आ रहा है ना, 1/5 मीटर आएगा। चलिए एक लास्ट केस, आई नो थोड़ा सा आप लोग परेशान हो गए, बस लास्ट केस एक करते हैं,
ब्लॉक बुलेट सिस्टम को खत्म। लिखा नहीं अभी। अच्छा लिखा नहीं, लिखिए लिखिए लिखिए। बुलेट ब्लॉक सिस्टम का लास्ट केस करते हैं। शुरुआत में बच्चों आप लोग के एनर्जी काफी ज्यादा था, आप लोग एकदम पूरे उत्साह के साथ एकदम आए थे, और ये एंथुजियाज्म अब थोड़ा सा मुझे घटते दिख रहा है, जो कि बहुत नेचुरल है। शुरुआत में लगता है कि दुनिया बदल देंगे, फिर मैकेनिक्स आती है और हमारी दुनिया बदल जाती, लेकिन उसको रखिए, एंथुजियाज्म बनाए रखिए, एकदम मेहनत करिए बच्चों। ये जो आपके पास समय है, गोल्डन ईयर्स है, आप इससे बिल्कुल अपना ही तो लाइफ तो बदल ही सकते हैं। आप अपने साथ जो आपके परिजन है और आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो भी बहुत बढ़िया कर लेंगे। तो थोड़ा सा जितना जितना मेहनत कर पाए बच्चों करिए यार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है आपकी लाइफ का। आइए। सर आपकी क्लास सुबह ही अच्छी लगती है। मेरी क्लास सुबह ही अच्छी लगती है। यस सर। हाँ मतलब थक थक जाते हो तुम लोग, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम लोग भी अभी चाहे जितना भी तुम लोग को लेक्चर दे ले, हम लोग भी वैसे ही बैठते थे जैसे तुम लोग बैठते हो ना, बेंच के पीछे बैठ के पढ़ना 6-6 घंटा बहुत मुश्किल है भैया, है ना। हम लोग क्लास ही लिया करो फिजिक्स। हाँ हेलो। हाँ हाँ, तो हेलो सर। बोलिए बोलिए बेटा। सर मेरी दोस्त पूछ रही है सर नींद कैसे कम करें। नींद कैसे कम करें, यस सर। उसका सवाल भैया मैं अच्छा, नींद तो देखो आती है, उसका कम करने का कोई हिसाब किताब नहीं, आप आराम से सो। बहुत ज्यादा आती है। छह मैं बहुत ज्यादा। कंट्रोल नहीं होता राइट राइट, और अभी तो चूंकि फोन वोन का भी बहुत ज्यादा है, आप लोग होपफुली नहीं यूज करते होंगे, है ना। नहीं करते सर। हाँ वेरी गुड। हाँ स्टिंग, क्या कह रहे हो आप। खैर, तो जिनका भी जो भाई, मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप अगर आप नींद लेते हैं तो खुद को मतलब वो मत करिए, कम से कम 6-7 घंटे की तो नींद लीजिए। मेरे हिसाब से 6-7 घंटे सोना चाहिए। बाकी कुछ लोग तो कहते हैं कि हम 5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी सो के चला लेते हैं, पर मेरा ये मानना है 6-7 घंटे प्रॉपर सोना चाहिए। 8 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 8 घंटे से ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब आप सिग्निफिकेंट समय सोने में ही बिता रहे हैं, तो आप 6-7 घंटे तो आराम से आदमी आपको सोना चाहिए। कम कैसे करें नींद, तो कॉपी खोलते ही नींद आ जाती है। ये तो है, ये है, लेकिन आप देखिए जब भी आप पढ़ रहे हो अभी, तो प्रॉपर टेबल चेयर पे पढ़िए, बेड पे मत पढ़िए, है ना। कुछ बेसिक बेसिक चीजें आपको बहुत इंटरनेट पे मिल जाएगा, आप आराम से एक जगह फोकस, एक जगह बैठ के आराम से पढ़िए, और जहां पे भी पढ़ रहे हैं उस एरिया को नीट एंड क्लीन रखिए, और बस बहुत ज्यादा मेसी मत रखिए टेबल, है ना। क्योंकि नींद तब आती, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप अपना टारगेट छोटा रखेंगे ना कि मुझे आज ना फिजिक्स में बुक उठाना है, और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर सर ने जो बुलेट ब्लॉक प्रॉब्लम्स कराई हैं, आज मैं केवल उसके 3-4 सवाल करने हैं मुझे। आप जब टारगेट को बहुत छोटा छोटा करेंगे ना, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आप मोटिवेटेड भी रहोगे और खत्म भी करते जाओगे। प्रॉब्लम तब आती है जैसे बहुत बड़ा टारगेट कर लिया कि आज मैं फिजिक्स खत्म कर दूंगा या कर दूंगी पूरा, आप बैठे, अब खोले पेज, पहला ही पेज देख के अरे यार अभी तो बहुत पढ़ना है। ऐसा मत करिए, छोटे छोटे टारगेट रखिए हर दिन के लिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रेसाइज टारगेट कि बुलेट ब्लॉक सिस्टम में 4 प्रॉब्लम करने हैं तो 4 प्रॉब्लम वो करने हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर कोलिजन सर ने पढ़ाया, तो कोलिजन की मुझे जो फॉर्मूला बताया उस पे बेसिस पे 4-5 प्रॉब्लम करने हैं, तो उतना इतने प्रेसाइज लेवल पे। बॉटनी और जूलॉजी के लिए भी इसी तरह से, तो फिर आप उस जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा रहेगा, और जो छोटे छोटे गोल आप अचीव करेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, मोटिवेटेड भी रहेंगे। ज्यादातर दिक्कतें तभी आती है जब आप एकदम से बहुत चीजें पढ़ लेते हो। तो तुम लोग रोज का बनाते हो प्लान कि आज ये पढ़ना है, ये खत्म करना है, हर दिन का प्लान करिए। इवन मैं तो कहता हूँ बच्चों, आवर्स तक का प्लान कर लीजिए कि इतने देर तक पढ़ना है। हफ्ते भर का बना लीजिए, जैसे आप अगर हफ्ते भर का बना रहे हैं और आप इफ यू आर एबल टू फॉलो इट, तो आप हफ्ते भर का बना लीजिए, 15 दिन का, 1 महीने का। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते भर से ज्यादा फिर फॉलो नहीं हो पाता।
डेली का बनाइए, और ये बिल्कुल प्रूवन स्ट्रैटेजी है कि आप हर दिन का टारगेट रखिए, और छोटे छोटे टारगेट, और उन जैसे आज का भी टारगेट है आपको, तो उसमें भी बिल्कुल माइन्यूट में चले जाइए कि 2 घंटे में मुझे फिजिक्स में इतना ये करना है। तो ऐसा नहीं लिखिए कि 10, 10:30 से 12:30 फिजिक्स पढ़ना है, तो फिजिक्स में क्या पढ़ना है वो भी नोटेड हो, और पूरा टॉपिक नहीं, उस टॉपिक के अंदर बिल्कुल एकदम बेसिक सी चीज की इतने ये करना है, इतना इतना करना है, तो काफी आपको मदद हो जाएगी। ठीक है, और बस बच्चों ये है कि आप ऑनेस्टली बिल्कुल मेहनत करिए यार, है ना, ये जो समय है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्लीशे वाला नहीं जो आप सुनते हैं ना कि पापा मम्मी कहते हैं कि यार 10वीं पढ़ लो फिर लाइफ सेट है, 12वीं पढ़ लो फिर लाइफ सेट है, मैं ऐसा झूठ नहीं। आप जेन्युइनली आप 10वीं 12वीं तक जो भी था वो सब ठीक है, लेकिन अभी अगर आप ये कर लेंगे तो आपके करियर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा। और मेडिकल प्रोफेशन तो आने वाला, अभी पिछले जब से कोविड हिट हुआ है, आप मान लीजिए कि और ज्यादा डिमांड में है, तो आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे बेटा आपका बहुत बढ़िया रहेगा। एक तो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, अगर वो मोटिवेशन नहीं है तो दूसरा मोटिवेशन तो बहुत ऑब्वियस सी है कि हाँ, पैसा, है ना, वो भी मोटिवेशन है, लेकिन इतना आप, आपका प्रोफेशन इतना अच्छा है तो हाँ हाँ हाँ, प्रोफेशन आपका बहुत नोबल है, तो मनी ठीक है आप रखें पहली प्रायोरिटी, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा कि अगर वो दूसरे में आए, सोसाइटी में ज्यादा बेहतर कर पाए, खैर जैसा भी आपका है, लेकिन बहुत अच्छा है तो पढ़िए बच्चों, कुल मिला के 2-3 साल बहुत बढ़िया से पढ़िए। पहले पैसा कमाएंगे, बाद में देखा जाएगा सोसाइटी का इम्पैक्ट है। नहीं नहीं ठीक है, जैसा भी है आपका, लेकिन डॉक्टर्स का तो जलवा रहता है भाई, बहुत जलवा रहता है। चलिए, स्वैग अलग है। यहां से बच्चों मैं अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा बुलेट ब्लॉक सिस्टम का सेकंड पार्ट, कल पढ़ेंगे। मिलते हैं बेटा, मिलते हैं बच्चों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राधे राधे, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। यूट्यूब बच्चे होमवर्क कर लीजिएगा बच्चों, जो कुछ सवाल मैंने पिछले नोट्स में लिखे थे वो कर लीजिएगा, आज भी कुछ होमवर्क के सवाल रहेंगे आपके आज वाली क्लास में, तो वो भी कर लीजिएगा। ओके, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बाय बेटा, बाय बाय, बाय बच्चे, बाय बाय।